हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का क्लास 11 में। आज इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर 8 जो कि परमुटेशन है उसे शुरू करने जा रहे हैं। इसके ठीक पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को मैंने बताया कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसके बीच क्या क्या डिफरेंसेस हैं। उस सारे डिफरेंस को मैंने डिस्कस किया पिछले वीडियो के माध्यम से। अगर वो वीडियो आप देख चुके हैं तो निश्चित रूप से आपको समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी कि परमुटेशन में क्या करना है और कॉम्बिनेशन में क्या करना है। लेकिन फिर भी परमुटेशन के बारे में अगर कहा जाए तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, कुछ अरेंजमेंट करते हैं, कुछ थिंग्स या कुछ पर्सन्स दिए रहे उसका अरेंजमेंट करते हैं, उसके ऑर्डर को चेंज करके हम अरेंज कर देते हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हम कुछ थिंग्स और कुछ पर्सन्स को लेकर ग्रुप बनाते हैं, और इसमें जो परमुटेशन में आपका ऑर्डर जो होता है वो बहुत ही महत्व रखता है, इम्पॉर्टेंट है ऑर्डर। उसके बाद इसमें कॉम्बिनेशन में ऑर्डर जो है इमैटेरियल होता है, महत्वहीन होता है। तो चलिए बच्चों, पिछले वीडियो अगर आप देख लिए हैं तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है इसके बारे में तो जान ही गए होंगे। अब आगे हमारा 8वां चैप्टर जो कि परमुटेशंस है, इसको शुरू करते हैं। तो परमुटेशन पर जो एक्चुअल हम लोग को प्रॉब्लम बनाना है, एक्सरसाइज ये आपका आर.एस. अग्रवाल बुक में परमुटेशन पर आधारित जो भी सवाल है वो आपको मिलेगा 8D में। 8D में तो फिर आपके मन में ये प्रश्न आता है कि 8A और 8B और 8C में क्या क्या पढ़ेंगे। तो 8D को बनाने के लिए, यानी परमुटेशन का एक्चुअल प्रॉब्लम बनाने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा उसके पहले, तब आप परमुटेशन के एक्चुअल प्रॉब्लम को बना सकेंगे। परमुटेशन के जो फॉर्मूले होते हैं उसको डायरेक्ट यूज कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो परमुटेशंस को के प्रॉब्लम 8D को बनाने से पहले आपको 8C बनाना होगा, जिसमें यह सीखते हैं यह NPR नोटेशन क्या डिनोट करता है, और यह इसी को हम लोग NPR इस तरह से भी लिख देते हैं बच्चों, इस तरह से भी इसको लिखते हैं। तो ये जो नोटेशन है आपका, ये क्या बताता है? हालांकि मैं शॉर्ट में बता दूं कि ये नोटेशन बताता है कि N थिंग्स में R थिंग्स का सिलेक्शन और उसका अरेंजमेंट के लिए ये शॉर्ट नोटेशन है। इतना मीनिंग देता है। ये क्या होता है कि N थिंग्स है और उसमें R थिंग्स को हम सेलेक्ट करके और उसको कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, ये मीनिंग देता है। तो इसको हम लोग सीखेंगे 8C में। तो अब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि भाई 8B में हम क्या बनाएंगे। 8B में जो है आप बनाएंगे प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को सीखेंगे कि इसमें फंडामेंटली हम लोग किसी चीज़ को काउंट कैसे करते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि इसका 2 है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी है और एक एडिशन भी है। तो ये प्रॉब्लम आपको बनाने को मिलेगा 8B में। तो अब आपके मन में ये आता होगा कि 8A में हम लोग क्या करेंगे। तो 8A में वो चीज़ को पढ़ेंगे जो कि इसको सॉल्व करने में मदद करेगा। इसमें हम लोग सिर्फ सीखेंगे फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे, और ये फैक्टोरियल नोटेशन जो है इस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में किस तरह से यूज करते हैं वो सीखेंगे और प्रॉब्लम 8B का बनाएंगे। जब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम सीख जाते हैं तब उसके बाद हम चलते हैं परमुटेशन के डेफिनेशंस पे, और ये जो सिंबल है इस सिंबल का मीनिंग क्या होता है इसको सीखने के बाद 8C बनाएंगे। अब फिर उसके बाद हम एक्चुअल परमुटेशन के प्रॉब्लम पर पहुंचेंगे तो 8D। तो सबसे पहला इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टोरियल नोटेशन। देख रहे हैं, फैक्टोरियल नोटेशन ही है हमारा। फैक्टोरियल नोटेशन सीखेंगे तब इसको भी सीख जाएंगे, तब इसको भी सीख जाएंगे, तब इस पे भी प्रॉब्लम बनाने लगेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आज हम लोग देखते हैं कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। तो फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखें, और क्या ये चीज़ एक्सप्रेस करता है। किसी के साथ फैक्टोरियल लग जाए, जैसे ये फैक्टोरियल जो है आपका किसी नंबर के साथ लगता है, कैसे नंबर, किस नंबर के तरह, किस नंबर के साथ लगता है, तो वह पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए।
कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो ध्यान रखिए कि पॉजिटिव इंटीजर में आपका कहाँ से आता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्फिनिटी तक, ये सब पॉजिटिव नंबर है। उसके बाद देन द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज कॉल्ड द फैक्टोरियल n। तो लगातार n नेचुरल नंबर का जो प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं तो वो फैक्टोरियल n कहलाता है, फैक्टोरियल n कहलाता है, जिसको हम लोग इस तरह से भी नोट कर सकते हैं। ये फैक्टोरियल n, इसको पढ़े n फैक्टोरियल पढ़िए और इसको जो है फैक्टोरियल n। जो सिंबल आपको अच्छा लगे वो सिंबल आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखिए n को हमने लिखा और इसको जो है इस तरह से कर दिया, समझ में आ रहा होगा। तो अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि अगर 5 फैक्टोरियल हमने लिखा तो इसका मतलब हुआ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब चूंकि 5 जो है आपका इंटीजर लिया गया है, तो इसके बाद अगर हम 0 लिखते हैं तो यहाँ पे कहा गया कि 0 फैक्टोरियल, वी डिफाइन 0 फैक्टोरियल को हमने 1 माना। 0 फैक्टोरियल को क्या कर दिया? 1 माना। क्योंकि मैथमेटिक्स जो है ना, सारा कल्पना पे टिका हुआ है। मतलब कि कुछ कुछ रूल बना लिए और उसी रूल के तहत हम आगे बढ़ते गए। तो यहाँ हमने क्या रूल बनाया कि नंबर कोई भी लिए, फैक्टोरियल लगा दिए, तो उसको जो है इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाना है। कैसे? अगर मान लिया जाए कि 4 फैक्टोरियल लिए तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आखिरी तक लिखना है। और 0 फैक्टोरियल तो हमारा क्या होता है? इसको हम क्या माने हुए हैं? 1 माने हुए हैं। तो अब जो डेफिनेशन कह रहा है उसके आधार पर ही चलना पड़ेगा। ये डेफिनेशन क्या होता है? आपको एक सरकमफेरेंस में ला देता है कि आप इसी दायरे में आपको सोचना है, इससे बाहर नहीं जाना है। तो चलिए, इसके बाद अगर हम फैक्टोरियल 10 निकालें, 10 फैक्टोरियल, तो इसको 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक लिख सकते हैं। मतलब कि 10 से कंटिन्यू नीचे चलते चले जाएंगे, एक एक डिजिट को हम कम लेते चले जाएंगे और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ये वैल्यू जो हो जाएगा फैक्टोरियल 10 का वैल्यू हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि फैक्टोरियल 10 देखने में बहुत आसान सा शब्द लग रहा है, यानी कि कोई सिंबल है आपका और इस सिंबल का इतना बड़ा मीनिंग होता है। इसके बाद यदि हम मान लिए 20 फैक्टोरियल लेते हैं तो 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे हम लोग, और अंत में हमको कहाँ तक पहुँचना है? 3 इंटू 2 इंटू 1 पर ही पहुँचना है। लास्ट वाला जो आपका नंबर्स आएगा, जो नेचुरल नंबर्स आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 और 1 पर यह एंड हो जाएगा इस तरह से। अब इसको और दूसरे तरह से देखिए कि यही आपका 20 है, तो 20 फैक्टोरियल को हम देखिए तो 20 इंटू 20 माइनस 1 लिख सकते हैं, जो कि 90 के बराबर होता है। अगर इंटू करें 20 माइनस 2, जो कि क्या होता है? 18 के बराबर होता है। इसके बाद यदि 20 माइनस 3 लिखें, जो कि 17 के बराबर होता है। इसको मल्टीप्लाई कर दे 20 माइनस 4, जो कि 16 के बराबर होता है। इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको जब हम अंत में ले जाएंगे तो अंत में हमारा जो है ये 2-3 टर्म हम लास्ट में दिखा दिए। इसको कहाँ तक मल्टीप्लाई होना है भाई? लास्ट 3 इंटू 2 इंटू 1 होना ही है। अब इसी तरह से अगर मान लिया जाए कि n फैक्टोरियल हमने ले लिया, n क्या है? कोई नेचुरल नंबर है आपका, और ये नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है भाई? पॉजिटिव इंटीजर है। तो n को कैसे लिखते हैं? n लिखे हैं, अब n से एक नीचे तो पता नहीं है, ये तो कोई फिक्स नंबर नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सिंबॉलिकली n माइनस 1 लेते हैं। n में एक घट गया, जैसे 20 में एक माइनस हो गया। इसके बाद n माइनस 2 इंटू किए इसके साथ, फिर n माइनस 3 कर दिए, फिर n माइनस 4 कर दिए। अब यहाँ पर सोचिए, यह अंत तक जब जाएगा कोई भी नंबर होगा तो यहाँ अंतिम में जो है निश्चित रूप से हमको क्या मिलेगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इस तरह से, तो ये हमें प्राप्त होगा ही अंत में।
तो n फैक्टोरियल को हमने इस तरह से एक्सप्रेस किया। अब इसी के आधार पर और क्या क्या हम कर सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कि 5 फैक्टोरियल जो होता है 5 इंटू 3, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। अगर 3 फैक्टोरियल को देखें तो 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। अब देखिए इसके जगह पे हम इस 3 फैक्टोरियल को रख सकते हैं कि नहीं, यानी कि यह जो 5 फैक्टोरियल है आपका, इसको 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख के भी काम हम चला सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लिया जाए कि 6 फैक्टोरियल आपको लिखना हो तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल पर भी आप रोक सकते हैं। नहीं आपकी इच्छा हुई कि नहीं 6 फैक्टोरियल हम लिखेंगे ना, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डाल के इसको रोक दिए। अब यहाँ 5 फैक्टोरियल का मीनिंग ऑटोमेटिक आ जाएगा कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा। तो जैसे आपको ज़रूरत है प्रॉब्लम बनाने में, उस तरह से आप इसको उतना खोल सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर मान लिया जाए कि आपको दिया गया है n फैक्टोरियल, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 और यहाँ पर फैक्टोरियल लगा दिए। तो फैक्टोरियल जब लगा दिए इसके साथ तो ये क्या होगा कि अभी तो यहाँ तक रुक गया है, लेकिन इसके अंदर में छिपा हुआ है n माइनस 5, n माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू n माइनस 8 और अंत में जो है 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि अंत में 1 तक तो इसको पहुँचना ही। कोई भी चूंकि नंबर हम जो भी ले रहे हैं वो आपका पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर कोई भी कहीं से भी ले लिए, कहीं से भी कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लिए और एक एक माइनस करते गए, एक एक माइनस करते गए, तो हम 1 पे तो पहुंचेंगे ही ना। तो इसलिए हम हमेशा अंतिम में जो है 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख के दिखा देते हैं इसको। अब मान लो हमारा इच्छा हुआ कि n फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n लिखें, n माइनस 2 लिखें और n माइनस 2 फैक्टोरियल डाल के इसको यहीं पे रोक दिए। अब एक चीज है क्या कि n प्लस 2 फैक्टोरियल है आपका, तो क्या लिखेंगे, n प्लस 2 एक पहला टर्म, n प्लस 2 माइनस 1 एक दूसरा टर्म, n प्लस 2 माइनस 2 एक तीसरा टर्म से मल्टीप्लाई हुआ, और यह फिर इसके बाद n प्लस 2 माइनस 3 है ना। तो इसको अगर देखा जाए, यहाँ पर मान लीजिए फैक्टोरियल लगा दिए, तो ये n प्लस 2 n माइनस प्लस 1, यह n हो गया n माइनस 1 फैक्टोरियल। इस तरह से भी हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो याद रखना है कि जब हम फैक्टोरियल को खोलते हैं, कहने का मतलब फैक्टोरियल के नोटेशन को एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह से घटते हुए क्रम में हमको सभी टर्मों को मल्टीप्लाई करना होता है। इससे जुड़ा हुआ एक प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। जैसे मान लिया जाए आपको दिया गया है 9 फैक्टोरियल, एक्सरसाइज 8A में 1 प्रॉब्लम, पहला नंबर 9 फैक्टोरियल और उसके बाद बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इस तरह से दिया गया है। तो अब इस 9 को हम क्या करते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 तक लिखने के बाद 5 पर फैक्टोरियल डाल दिए। तो 5 के बाद जो है 5 का फैक्टोरियल हटते ही 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये मीनिंग आता है। इसके बाद इसके नीचे जो है 5 फैक्टोरियल है। अब इस 3 फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड कर दिए 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ना तो इसको हमको पूरा खोलना पड़ा और ना ही इसको खोलना पड़ा, है ना। फैक्टोरियल के एक्चुअल मीनिंग को यहाँ एक्सप्रेस नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट 5 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो गया। इसके बाद हम देखें कि 3 2 जा 6 आपका कट गया, तो ये 9 इंटू 8 इंटू 7 हो गया। अब इसको आप अगर जो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आपको मिल जाता है 504 मिल जाता है। तो इस तरह से फैक्टोरियल के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आइए हम लोग जो है इस सारे प्रॉब्लम को बुक को आगे में रखते हुए कॉपी पे सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए बच्चों अब हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 8A RS अग्रवाल बुक आपका परमुटेशन का पहला नंबर प्रॉब्लम।
तो पहला नंबर प्रॉब्लम में अभी अभी तुरंत आपको बताया जैसा कि 9 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल है, तो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इसमें से और एक प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, इसमें देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 को। इस 3 को किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इसमें दिया गया है आपका 12 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल। तो इसको देखिए तो इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग 12 इंटू 11 इंटू 10, यहाँ फैक्टोरियल पे आके इसको हमने रोक दिया। अब फिर इसके बाद माइनस 10 फैक्टोरियल, अब बाय आपका यह 9 फैक्टोरियल दिया गया है। इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 10 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं। तो यह आपका हो गया 12 इंटू 11 माइनस 1 बाय 9 फैक्टोरियल। अब अगेन देखिए बच्चों, इस 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं, अभी अभी तुरंत आपको बताया गया। और 12 इंटू 11 ये आपका हो जाएगा 132 माइनस 1 अब बाय यह 9 फैक्टोरियल, अगेन 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल आपका कैंसिल। तो इस तरह से हमको मिलता है 10 इंटू 131, जिसका प्रोडक्ट जो होता है 1310, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, जिसमें 2 में कहा गया कि प्रूव दैट एलसीएम किसका 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, इसका एलसीएम जो है आपका 8 फैक्टोरियल है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 6 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। 8 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब याद कीजिए कि एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, तो एलसीएम का रूल है क्या कि जो कॉमन है उसको भी लेना है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये सारा कॉमन है, जो चीज़ कॉमन है उसको एक बार ही लेना है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और जो बच जाता है उसे भी नहीं छोड़ना है। जैसे ये 7 आपका यहाँ कॉमन है तो एक बार 7 लेना है, 8 आपका एक बार आया हुआ है तो 8 को भी एक बार लेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका जो एलसीएम है यह आपका 8 फैक्टोरियल ही हो जाता है, क्योंकि 8 फैक्टोरियल जो है रिप्रेजेंट क्या करता है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से यह एक्सप्रेस होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा गया है RS अग्रवाल के बुक में, प्रूव दैट 1/10 फैक्टोरियल प्लस 1/11 फैक्टोरियल प्लस 1/12 फैक्टोरियल प्लस इक्वल टू 145/12 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि RHS में आपका 12 फैक्टोरियल आता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हर एक माफ करेंगे, RHS में 12 फैक्टोरियल आता है, कहाँ, डिनोमिनेटर में आता है। तो यहाँ डिनोमिनेटर में हम देख रहे हैं कि 10 फैक्टोरियल है, 11 फैक्टोरियल है और 12 फैक्टोरियल है। अब देखिए LHS लेकर यदि ऐसा कर दिया जाए कि 12 इंटू 11 बाई 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, क्या किए, पहले टर्म में हम क्या कर दिए कि 12 इंटू 11 से मल्टीप्लाई भी कर दिए तो डिवाइड भी कर दिए, तो बात वही आके रह गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और दूसरे टर्म में क्या किए कि 12/12 इंटू 11 फैक्टोरियल कर दिए, उसके बाद प्लस 1/12 फैक्टोरियल। अब याद कीजिए कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 12 इंटू 11/12 फैक्टोरियल सिर्फ लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 12/12 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और इसको 1/12 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो इस तरह का एक्सप्लेनेशन अभी आप तुरंत देखें कि किस तरह से हम जो है, जैसे n फैक्टोरियल है तो एक बार n इंटू n-1 और n-2 3 टर्म लिख के उसके बाद फैक्टोरियल डाल के उसको वहीं पे रोक सकते हैं। तो अब इसको जो है इतना भी लिख सकते हैं हम, उसी आधार पर इसको हमने इतना लिखा। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि 12 फैक्टोरियल एलसीएम हो गया, तो 12 इंटू 11 बचता है, यहाँ पर ये 12 बचता है और यह 1 आपका होता है।
तो अब इसको आप सॉल्व कीजिए। 12 इंटू 11 132 हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा, प्लस 1/12 फैक्टोरियल। अब इसको ऐड करते हैं तो ये आपका आता है 145/12 फैक्टोरियल। तो इस तरह से बड़ी आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है कि इफ़ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल आपका दिया गया है, और इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x। तो किस तरह से इसको बनाएंगे, वही चीज़ करेंगे जैसा कि हमने इस 3 नंबर क्वेश्चन में किया। तो यहाँ पे हमको राइट साइड में इसके डिनोमिनेटर में चाहिए क्या, 8 चाहिए। तो इसके लिए हम LHS लेते हैं, और LHS में 8 इंटू 7 बाय 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस एक्सप्रेशन में। इसके बाद उसी तरह से 8/8 इंटू 7 फैक्टोरियल कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब क्या हो गया, ये 8 7 जा 56 बाय कितना हो गया आपका, यह 8 फैक्टोरियल हो गया, अब प्लस 8/8 फैक्टोरियल। और चूंकि यहाँ x का वैल्यू निकालना है तो इसको साथ में लेके चलेंगे, है ना। इसको जो है हम लोग x/8 फैक्टोरियल को साथ में लेके चलेंगे। अब इधर LCM जब हम 8 फैक्टोरियल निकालते हैं तो 56 प्लस 8 हो जाता है ऊपर पे, यह x/8 फैक्टोरियल रह जाता है। 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल कट गया, तो x का जो वैल्यू है आपका 56 प्लस 8 दोनों को ऐड करते हैं तो क्या मिल जाता है आपका 64। तो इस तरह से यह x का वैल्यू जो है क्या मिल गया हमको, 64 मिल गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर बच्चों मैं तो मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन आप कोशिश करेंगे यही कि पहले खुद बना लेंगे। अगर नहीं बनता है तब आप इस वीडियो को देखें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। 5 नंबर में हमारा कहता है राइट द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन द फैक्टोरियल नोटेशन। तो जैसा कि पहला जो दिया गया है 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12, इसको फैक्टोरियल नोटेशन में हमको एक्सप्रेस करना है। तो फैक्टोरियल हम किसी का भी लिखते हैं, जैसे 6 का ही फैक्टोरियल लिखते हैं तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये लास्ट मतलब कि 1 तक पहुंचता है। जब इसको हम एक के बाद एक कम करते चले जाते हैं तो यह लास्ट 1 तक पहुंचता है। अब यहाँ तो उस तरह का कंडीशन नहीं है, तो यहाँ हम क्या करते हैं कि इस दोनों ऊपर नीचे जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं कुछ नंबर्स से। जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए, और 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 से नीचे भी डिवाइड कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए तो डिवाइड कर दिए। तो इस स्थिति में 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12, तो इस एक्सप्रेशन में ये जो आपका एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में इसके वैल्यू में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इसको इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब ऊपर वाले को ध्यान से देखिए, यह 12 से नीचे चला गया और यह लगता है कि किसका फैक्टोरियल है, ये 12 का फैक्टोरियल है। तो इस तरह से इसको 12 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपका 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 15 है आपका। तो इसमें तो देख रहे हैं कि कंटिन्यूटी मतलब कंजुगेटिव नंबर है ही नहीं। कंजुगेटिव नंबर कहने का मतलब 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, इस तरह का कोई चीज़ ऑर्डर इसमें नहीं है, कंजुगेटिव नंबर नहीं है। लेकिन हम जान रहे हैं कि यहाँ जो है यह 3 का मल्टीप्लिकेशन टेबल पे है, यह 3 के पहाड़े पर है। तो ऐसा कर सकते हैं, इसको 3 इंटू 1 लिख दिए हम लोग, 3 इंटू 1 लिख दिए इस 3 को। 6 को लिख दिए हम 3 इंटू 2 लिख दिए। फिर 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। फिर 12 को 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। उसके बाद इस 15 को 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए कि 1 2 3 4 5 बार 3 आया है तो 3 पर पावर 5 लिख दिए।
और चूँकि सब ये प्रोडक्ट में ही है, मल्टीप्लाई ही करना है यहाँ पे सभी को हमको, इसके बावजूद 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ये बच जाता है। तो इसको अब क्या लिख सकते हैं, तो 3 पर 5 इंटू ये आपका हो गया कितना 5 फैक्टोरियल। तो इस तरह से हम लोग इसे भी फैक्टोरियल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इसमें कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो इसके लिए चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं 1 नंबर। इसमें कहा क्या कि 2 + 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल हो सकता है, क्या ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको जज करते हैं ज़रा सा। 2 + 3 5 फैक्टोरियल हो गया, और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1 हो गया, और 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो अब देखिए 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 2 3 जा 6 होता है। तो ये जो है आपका हो जाएगा 120 हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट जो है 120 आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाता है 8। तो क्या यह ट्रू है या फॉल्स है, तो निश्चित रूप से यह फॉल्स है। तो क्या लिखेंगे भाई, यह फॉल्स हो गया, आपका ट्रू और फॉल्स ही पता लगाना था। दूसरा नंबर ये कहता है कि क्या हम 2 इंटू 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल के फॉर्म में। तो इसको भी ठीक जज कर लेते हैं। 3 2 जा 6 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल का 2 इंटू 1, और फिर 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो 6 फैक्टोरियल का जो वैल्यू है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखा हमने, और 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, 6 दूना 12। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो बरछा के 72 720 आ जाएगा। यह आपका 720 इक्वल टू क्या 12 के बराबर कभी हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये फॉल्स हो गया। इसी तरह से 7वें नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इफ़ n + 1 है ना फैक्टोरियल इक्वल टू 12 इंटू n - 1 फैक्टोरियल, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, द वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ पर n का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से करेंगे, तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है आपका n फैक्टोरियल + 1 का फैक्टोरियल। तो याद कीजिए हमने बताया था कि शुरू में कि इसको जब हम खोलते हैं एक एक टर्म को, तो किस तरह से कर सकते हैं, इस n + 1 को n + 1, फिर इसके बाद इससे एक डिजिट कम होने पर यानी एक माइनस करने पर तो n मिलता है हमको, तो n - 1 मिलता है। तो यहाँ पर देखिए हमको रुक जाना है, इससे अब नीचे नहीं जाना है। n - 1 फैक्टोरियल करके छोड़ देना है, क्योंकि राइट साइड में 12 इंटू n - 1 फैक्टोरियल है हमारा। इससे क्या होगा कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड ये दोनों टर्म आपका कट जाएगा। या तो आप इसको यहाँ डिवाइड कीजिएगा फिर भी यह कटेगा, इस तरह से कटाइए या इस तरह से कटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब इसी को हम जो है दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर n इंटू n + 1 इक्वल टू 12 है, तो ये आपका n² + n - 12 इक्वल टू 0 हो जाता है। और इसको हम n² + 4n - 3n - 12 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। n कॉमन लिए तो n + 4 हो गया, फिर -3 कॉमन लिए तो n + 4 हो गया। तो इस तरह से फैक्टर्स इसका क्या हो गया, n + 4 हो गया और n - 3 इक्वल टू 0। तो एक n का वैल्यू -4 हो गया और दूसरे n का जो वैल्यू है आपका 3 हो गया। अब इस दोनों में से हम लोग सेलेक्ट किसको करेंगे, तो सेलेक्ट करेंगे 3 को, n = 3 को। चूँकि यहाँ पर देख रहे हैं कि हम डेफिनेशन में ही पढ़े हैं कि फैक्टोरियल का नोटेशन हम लोग यूज कहाँ कर सकते हैं कि n कैसा नंबर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। किस तरह का नंबर हो, यह पॉजिटिव इंटीजर हो। तो n को पॉजिटिव इंटीजर होना है, तो यहाँ तो देख रहे हैं निगेटिव इंटीजर है, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाता है। और दूसरे सब तरह से देखा जाए कि ये जो n + 1 और n = 12 है,
n प्लस 1 इंटू एन इक्वल टू 4 इंटू 3 आप लिख सकते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं कि दो कंजुगेटिव नंबर का जो है क्या है, यह प्रोडक्ट है। तो क्या 12 को भी दो कंजुगेटिव नंबर का प्रोडक्ट के रूप में हम लिख सकते हैं? तो यस लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब इस दोनों को कंपेयर कीजिए। निश्चित रूप से n के लिए जब 3 आएगा तो n प्लस 1 के लिए 3 प्लस 1 यानी कि 4 हो जाएगा। इसलिए हमारा कंपैरिजन में n का वैल्यू क्या निकल जाता है, 3 निकल जाता है। तो प्रायः हम कोशिश करेंगे इसी तरह का बनाने का, इसी रूल को फॉलो करेंगे। यह रूल आपका बहुत आसान है। इसमें क्या होता है कि दो लगातार संख्याओं का प्रोडक्ट जो कि RHS में उसी तरह से हम लोग को व्यक्त करना पड़ता है। चलिए एक प्रॉब्लम और लेते हैं तो और भी ठीक तरह से समझेंगे। इसमें 8 नंबर में आप देख सकते हैं कि दिया गया है आपका कि इफ़ n प्लस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2550 इंटू एन फैक्टोरियल। तो यहाँ पर भी कह रहा है कि फाइंड n को आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए भी वही करते हैं, इसको धीरे धीरे खोलते हैं, एक एक डिजिट हम कम होते चले जाएंगे। और यह n प्लस 2 हो गया फर्स्ट डिजिट, n प्लस 1 नेक्स्ट डिजिट, इसके बाद n, फिर इसके बाद n माइनस 1। तो लेकिन इतना जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे हम जो है फैक्टोरियल डालकर इसको रोक देंगे। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि RHS में जो है हमारा n फैक्टोरियल है। तो ये n फैक्टोरियल जब तक नहीं हटेगा तब तक हमारा काम तो होगा नहीं, सॉल्व तो कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए n फैक्टोरियल जो है यहाँ कैंसिल हो गया। तो अब अगेन दो कंजुगेटिव नंबर का जो प्रोडक्ट है वो आपका है 2550। अब इसको जो है हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो 2550 देखते हैं कि क्या यह दो कंजुगेटिव नंबर का प्रोडक्ट यह बन सकता है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि 25 से यह कटने वाला है एक बार में 0 और 2 बार में 102 टाइम्स में। उसके बाद 2 से इसको कटाते हैं तो यह आपका आता है 51 आता है। और 25 इंटू 2 हो गया 50, और फिर ये 51। तो देख सकते हैं कि 51 इंटू 50 करने से, देखें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये मिलेगा। अब इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 50 इंटू 51 लिख सकते हैं, जो कि दो कंजुगेटिव, जो कि दो लगातार संख्याओं का गुणनफल है या प्रोडक्ट है। तो इसलिए हम n प्लस 2 को इंटू n प्लस 1 को लिख सकते हैं 51 इंटू 50 लिख सकते हैं। अब देखिए ये डिजिट और ये डिजिट को ध्यान से देखिए, यह नंबर और यह नंबर, इस नंबर से यह नंबर जो है एक ज़्यादा है, तो इस नंबर से यह नंबर भी एक ज़्यादा है। अब यदि कंपेयर हम करते हैं तो हमको समझ में आता है कि n प्लस 1 जो है कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, और इस n का वैल्यू 50 माइनस 1 इक्वल टू 49 आप लिख सकते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का क्वेश्चन बच्चों आप लोग जो है खुद सॉल्व करें, है ना, सॉल्व योर सेल्फ। अब चूँकि यह जो है बहुत इजी प्रॉब्लम है, इसमें ज़्यादा परेशानी संभवतः आपको नहीं होगी। थोड़ी मोड़ी जो दिक्कत क्रिएट होती है 10 नंबर से आपको हो सकता है सॉल्यूशन करने में दिक्कत हो। जैसा कि 10 नंबर प्रॉब्लम में आपका क्या दिया गया है कि इफ़ n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू इज टू n फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल और n माइनस 4 का फैक्टोरियल इक्वल टू 2:1। तो इसमें क्या करना है, फाइंड n को फाइंड करना है। यह क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 10 को देख सकते हैं। यही चीज़ हमको बनाना है क्वेश्चन नंबर 10 को, यही है क्वेश्चन। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि यह इस टू का मतलब क्या होता है, रेशियो, इस दोनों का रेशियो। तो इस दोनों का रेशियो हम लोग कैसे लेंगे, n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल। इसको हमने
ऊपर लिखा यानी कि न्यूमरेटर में लिखा और इसको डिनोमिनेटर में। यही मतलब होता है रेशियो का। तो 4 फैक्टोरियल और n-4 फैक्टोरियल इक्वल टू 2/1 हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यह n फैक्टोरियल तो आपको कट ही जाएगा, चाहे तो आप कटा सकते हैं यहाँ पर भी। तो इसके बाद ये n-2 फैक्टोरियल है और यहाँ n-4 फैक्टोरियल है। दोनों में से देखना है कि बड़ा कौन है, तो बड़ा ये है। अगर इसमें एक एक डिजिट हम घटाते चले जाएं तो कहीं ना कहीं हमको ये तो मिलेगा ही, तो ज़्यादा दूर में नहीं मिलेगा। यह जो है n फैक्टोरियल बाय इस 2 फैक्टोरियल को लिखें और ये n-2 का इससे एक कम करने पर n-3 मिलता है, फिर एक नंबर लेस करने पर तो n-4 मिलता है। यहीं पर फैक्टोरियल डालकर इसको हमने रोक दिया। अब यह जो नीचे वाला टर्म है ना, तो यह सबसे ऊपर चला जाएगा, इधर आ जाएगा। तो इस 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल लिख के छोड़ सकते हैं इस 4 को। और इसके साथ जो है आपका n-4 फैक्टोरियल है। अब बाय ये आपका n फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। यानी कि आपको याद ही होगा कि अगर a/b रहे और c/d रहे तो इसको कैसे लिखते हैं, a/b पहले लिखते हैं और फिर d जो है ऊपर चला जाता है, c यहाँ पर नीचे आ जाता है। वही कुछ कंडीशन है यहाँ पर, इक्वल टू 2/1 हो गया। यहाँ n फैक्टोरियल कट जाता है, 2 फैक्टोरियल कट जाता है, n-4 फैक्टोरियल कट जाता है। तो हमें प्राप्त होता है 12/n-2 × n-3 इक्वल टू 2/1। ये चीज़ हमको मिलता है यहाँ पे। अब इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो n-2 और n-3 × 2 इक्वल टू 12 और यह n-2 × n-3 इक्वल टू 6 हो जाएगा ये आपका। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये, या चाहे तो इसको मैंने बताया 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, और उसके बाद जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ n² हो जाएगा और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5n + 6 इक्वल टू 6 आ जाएगा। इसको जब आप लिखेंगे तो n² - 5n + 12 इक्वल टू 0। इस n² को क्या लिख सकते हैं आप, 12, तो 4 3 जा 12 होता है। क्षमा करेंगे यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, 6 दोनों साइड से कटने के बाद जो है ये हमको एक्सप्रेशन प्राप्त होता है n² - 5n इक्वल टू 0। तो n² अब यहाँ पर n अगर कॉमन ले लें तो n- क्या हो गया 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर n एक 0 मिलता है और n का वैल्यू एक 5 मिलता है। तो यहाँ n जो है क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी बच्चों इसी तरह का प्रॉब्लम है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा सोचना है आपको, तो देख ही लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए इस तरह का प्रॉब्लम दिया गया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 2n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2n-3 का फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल बाय क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 44/3। तो अब इसको एक्सपेंड करने से पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। यह 2n फैक्टोरियल हो गया। अब बाय यहाँ 3 फैक्टोरियल आ गया आपका 2n-3 का फैक्टोरियल, और यह जो नीचे में है आपका टर्म वह ऊपर चला गया n-2 फैक्टोरियल। अब बाय क्या हो गया n फैक्टोरियल हो गया, और यह इक्वल टू 44/3 है आपका। तो चलिए अब इसको हम खोलते हैं, 2n को एक्सपेंड करते हैं। तो 2n पहला टर्म, इसके बाद वाला टर्म 2n-1, फिर इसके बाद वाला टर्म 2n-2,
फिर इसके बाद वाला टर्म 2n-3। तो यहीं पे रोक देते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि नीचे में जो है आपका 2n-3 फैक्टोरियल मौजूद है, ताकि दोनों जो है कट जाए एक दूसरे से। इस 3 फैक्टोरियल को क्या किए तो 3 × 2 फैक्टोरियल लिख के छोड़ दिए। इसके बाद इनटू यह 2 फैक्टोरियल है और यहाँ पर n-2 फैक्टोरियल है, तो इसको हम रहने देते हैं n-2 फैक्टोरियल को। इसके नीचे जो n है इसको हम लोग ओपन करते हैं, कहने का मतलब एक्सपेंड करते हैं। तो n × n-1 और यह n-2 लिख के इसमें फैक्टोरियल डाल दिए। तो यह आपका 44/3 हो गया। ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, यहाँ से ये दोनों कट गया, यह 2 फैक्टोरियल कट गया। तो फाइनली हमको क्या मिलता है इस पे विचार करते हैं। तो ये आपका 2n है और यहाँ n है, तो n को अगर हम कटा दें तो ये 2 बच जाता है, 2n-1 बच जाता है। और इसमें जो है अगर 2 कॉमन ले लें तो n-1 बच जाता है। तो ऊपर तो यही बच गया हमारा, और नीचे देखिए डिनोमिनेटर में 3 है यहाँ पर और यहाँ n-1 है और बाद बाकी कुछ नहीं है, इक्वल टू 44/3। अगेन n-1 कैंसिल हो गया आपका। इस तरह से यहाँ देखा जाए तो 2n-1 को सिर्फ लेफ्ट साइड में छोड़िए, बाद बाकी को राइट साइड में लेके चले जाइए। यह 3 चढ़ गया ऊपर और यह 2 गिर गया नीचे, यह 2 भी नीचे गिरा, यह 3 आपका नीचे में पहले से है ही। 3 कैंसिल। उसके बाद यह 2 से कटा कितने बार में, 22 टाइम्स में, यह 2 से कट गया 11 टाइम्स में। तो यानी कि 2n-1 इक्वल टू हमारा क्या हो गया, यह 11 हो गया। इसलिए यह 2n इक्वल टू 11 + 1 इक्वल टू 12। देयरफॉर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/2 इक्वल टू 6। तो यह आपका 6 आंसर हो जाएगा इसका। बहुत इजी सा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसके बाद देखते हैं 12 नंबर का प्रॉब्लम। इसमें कह रहा है कि इवैल्यूएट n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल और यह n-r का फैक्टोरियल, और जहां n का जो वैल्यू है 15 दिया गया है आपको और r का जो वैल्यू है 12 दिया गया है। तो n के जगह पे 15 रख दीजिए, r के जगह पे 12 रख दीजिए। तो क्या हो जाता है, 15 फैक्टोरियल बाय 12 फैक्टोरियल और यह 15 - 12 फैक्टोरियल। इस तरह से सारे वैल्यू को रख दिए। अब इस 15 को अगर हम एक्सपेंड करें 15 × 14 × 13 × 12 और 12 के बाद इसको रोक दिए। क्यों रोक दिए, क्योंकि नीचे में देख रहे हैं कि 12 फैक्टोरियल हमारा मौजूद है। अब यह 15 - 12 जो कि होता है 3 फैक्टोरियल, चलिए पहले 12 फैक्टोरियल को हटा देते हैं। तो यह आपका हो गया 15 × 14 × 13 बाय 3 × 2। तो 3 5 जब 15 होता है और 2 7 जब 14 होता है ना। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, 5 × 7 × 13, जिसका प्रोडक्ट जो होता है 455 होता है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। इसके बाद 13 नंबर प्रॉब्लम देखिए बहुत छोटा है, इसको भी देख ही लीजिए। इसमें क्या कह रहा है कि प्रूव दैट है ना, n + 2 फैक्टोरियल n इक्वल टू n फैक्टोरियल प्लस n + 1 का फैक्टोरियल। ये प्रूव करना है आपको, ध्यान देंगे। तो बच्चों इसका जो प्रोडक्ट है इसके बराबर है, ये देखना है। तो LHS में देखिए हम क्या लिख सकते हैं, n + 2 है ना, तो n + 1 तो लिख ही सकते हैं n + 2 को। अब फिर इंटू n फैक्टोरियल है, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। n + 1 और +1 क्या कर दिए, n + 1 को 1 समझे और 1 को भी 1 समझ के n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिए। इसके बाद अगर इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं तो n + 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल बचता है। अब इस दोनों को देखिए मिला के क्या लिख सकते हैं,
इसको हम लिख सकते हैं n+1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं और n का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। यानी कि इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ये टर्म, फिर इससे एक कम, यानी कि n का फैक्टोरियल पे ही इसको रोक दिया गया है, इसलिए हम इसको इतना लिख सकते हैं। यही हो गया आपका इक्वल टू RHS। तो इस तरह से हम इसको भी प्रूव्ड कर सकते हैं। ये हो गया बच्चों प्रूव्ड। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में जो है ना, प्रॉब्लम तो आपका 3 दिया गया है। एक प्रॉब्लम है, पहला नंबर प्रॉब्लम आपका दिया गया है, प्रूव दैट करना है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल को प्रूव करना है आपको n इंटू n-1 n-2, और ये चला गया आपका r+1 तक, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए देखा जाए कि इसमें एक चीज़ समझना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर ये कंडीशन दिया गया है कि n जो है ग्रेटर देन r है, r से जो है क्या है आपका बड़ा है। इसको ध्यान से समझिएगा। अब इसी तरह का एग्जाम्पल अगर लें हम, जैसे ले लें 10 ले लें, 10 ग्रेटर देन 4 होता है। अगर 10 को हम एक्सपेंड करें, 10 फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड करें, 10 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 7, तो इसमें 4 तो किसी भी समय आता ही न है। एक समय ऐसा आएगा जहां 4 पर हम पहुंच जाएंगे। उसी तरह से यहाँ जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, फैक्टोरियल n को एक्सपेंड करते हैं, तो इसको हम लिखते हैं क्या कि n इंटू n-1 n-2, और इसको एक्सपेंड करते करते एक समय ऐसा भी आता है जो कि r भी एक टर्म आता है और r एक टर्म आता है, इसके पहले r+1 आता है, इसके और पहले r+2 आता है, इसके बाद r-1 और r-2, और इस तरह से अंत होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 में। इसके बाद यदि हम इस r को एक्सपेंड करें तो इस r फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, r इंटू r-1 r-2 r-3 लिख सकते हैं। या नहीं तो देखा जाए कि n इंटू n-1 n-2 है ना, और इसको बढ़ाते हैं हम, इसको r फैक्टोरियल पर हम रोक दिए, क्योंकि r फैक्टोरियल जो है आपका n से छोटा है, r जो है n से छोटा है। तो निश्चित रूप से r के पहले का टर्म r+1, इसके पहले का टर्म r+2, इसके नीचे जो है r फैक्टोरियल है। यहाँ भी r फैक्टोरियल कट जाता है, या तो आप यहाँ से कटाना शुरू कर दीजिए तो इसके बाद का सारा टर्म हमारा कट जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसमें जो बच जाएगा आपका, यही देख रहे हैं ना RHS का टर्म, ये बच जाएगा। तो इसलिए यह जो है हमारा हो गया n इंटू n-1 n-2, और यह r+2 और यह r+1। अगर अभी इसको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप इसे देखकर एक बार बनाने की कोशिश ज़रूर कर लें। यह आपका आगे भी क्लियर होगा। इस तरह का एप्लीकेशन आगे भी बहुत सारा आने वाला है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, और यह आपके लिए 2 नंबर का क्वेश्चन आपको बनाने के लिए हम छोड़ते हैं। तो चूँकि 2 नंबर अगर छोड़ देते हैं और 3 नंबर हम बना देते हैं, तो इस 2 के आधार 3 के आधार पर आप 2 को भी बना लेंगे। अगर 3 को समझ गए तो 2 को भी आप बना लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का है ना, 3 नंबर देखते हैं। इसमें दिया गया है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n-r का फैक्टोरियल प्लस यह n फैक्टोरियल बाय r-1 और यह फैक्टोरियल n-r+1 फैक्टोरियल इक्वल टू n+1 का फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n-r+1 का फैक्टोरियल। तो बच्चों इसमें ज़रा सा सोचिए कि n-r है, n-r+1 है। इस दोनों में आपको सबसे बड़ा कौन सा लग रहा है, कौन बड़ा है? तो निश्चित रूप से ये बड़ा है। अगर ये बड़ा है, जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो इससे गुजरते हुए वह जाएगा,
जैसे मान लिया जाए कि 5 फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड करते हैं। अब 5 जो है बड़ा है 3 से, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 5 इंटू 3 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 तो इसमें आएगा ही ना। उसी तरह से जब आप इसको खोलेंगे, इसको क्या कहते हैं फैक्टोरियल नोटेशन को हटा के इसको एक्सपेंड करेंगे, तो ये टर्म से होके आपको गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, LHS तो लेते हैं, n फैक्टोरियल रहने दिए, और इस r को हम लिख दिए r माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख दिया हमने। उसके बाद ये n माइनस r का फैक्टोरियल रहने देते हैं। अब फिर उसके बाद n का फैक्टोरियल को भी कुछ नहीं करते हैं, r माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख दिए। अब इसको जब एक्सपेंड करेंगे n माइनस r प्लस 1, और इसका इसमें एक कम कितना हो जाएगा n माइनस r, और यहीं पर इसको हम रोक दिए, यहीं पे इसको रोक दिए। क्यों रोक दिए? क्योंकि इस टर्म में और इस टर्म में दोनों के लिए एक सेम कॉमन लेने लो योग्य हमको टर्म मिल गया, और इसमें यहाँ भी कॉमन लेने के लिए एक टर्म मिल गया, ऊपर भी कॉमन लेने के लिए एक टर्म मिल जाता है। तो जो जो कॉमन टर्म है उस सबको बाहर निकाल लेते हैं, n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, और यह बच गया 1 बाय r, यहाँ बच जाता है प्लस, ये बच जाता है 1 बाय n माइनस r प्लस 1 बच जाता है। तो यह n फैक्टोरियल बाय r माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल, और यह जो है आपका r इंटू n माइनस r प्लस 1, तो n माइनस r प्लस 1 प्लस r, r आपका कैंसिल, तो हमको मिला ऊपर पे n प्लस 1 एक मिला, और यहाँ पर ऊपर पे ही n फैक्टोरियल भी है, और इसके डिनोमिनेटर में हमको मिल गया r माइनस 1 फैक्टोरियल, और उसके बाद n माइनस r का फैक्टोरियल, और यह r भी है, n माइनस r प्लस 1 भी है यहाँ पे। इस r को इस r प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपको क्या देता है, और इस दोनों को एक साथ मिला दीजिए तो ये आपको क्या देता है। तो ये ऊपर वाला टर्म जो है n प्लस 1 का फैक्टोरियल दे देगा हमको, और नीचे में जो r इंटू r माइनस 1 है तो यह r का फैक्टोरियल देता है। अब ये दोनों जो है आपको n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल दे देता है। यही चीज़ तो हमको प्रूव करना था, है ना, यही चीज़ जो है हमको यहाँ पर क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस तरह से आपका 14 का 3 नंबर का भी प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता है बच्चों। 14 में जो 2 नंबर का जो प्रॉब्लम छोड़ा गया है, ये आप कोशिश करेंगे कि खुद से बना लें, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसमें कि 2 तरह का काउंटिंग होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। इस दोनों में क्या अंतर है इसको भी हम लोग विस्तार से देखेंगे। इसी के साथ अब वीडियो को विराम देते हैं बच्चों। धन्यवाद। जय हिंद।